हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का छठा चैप्टर है, 3 वर्ग, इसका इतिहास का 3 वर्ग। अब इसमें देखो भूमिका में क्या कह रहा है। अभी तक हमने प्राचीन व आरंभिक मध्यकाल में, प्राचीन और मध्यकाल में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। पिछले पाठों में विश्व के विभिन्न स्थानों पर समाज की अर्थव्यवस्था व राजनीति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। आसपास के क्षेत्रों से बाह्य शक्तियाँ यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रही थी। दूसरी ओर यूरोप में आंतरिक तौर पर आर्थिक संबंधों में बदलाव आ रहा था। उसमें बदलाव आ रहा था, जिसके कारण राजनीतिक व्यवस्था भी बदल रही थी। अन्य भागों की तुलना में पश्चिमी यूरोप में परिवर्तन अधिक हो रहे थे। सामाजिक ढांचा तथा ताना बाना कृषि पर आधारित व्यवस्था से जुड़ रहा था। ऐसे में भूमि पर नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा था। समाज की मान्यताएं व परंपराएं भी नए आर्थिक संबंधों के अनुरूप विकसित हो रही थी। इसकी समाज की मान्यताएं और परंपरा नए प्रस्तुत अध्याय में हम 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में जारी इन्हीं परिवर्तनों को पढ़ेंगे। देखो भाई, फ्रांस के प्रारंभिक सामंती समाज के 2 लक्षण दीजिए। नंबर 1, देखो सामंतवाद की जड़ें रोमन साम्राज्य में थी। सामंतवाद और उपनिवेशवाद एक ही बात है, परंतु यह फ्रांस में पूरी तरह विकसित होकर 11वीं शताब्दी में आया। 11वीं शताब्दी में इसके पश्चात यह इंग्लैंड व शेष यूरोप में फैल गया। इसकी 2 विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, सामंतवाद भूमि व उसके उत्पादन पर आधारित व्यवस्था है। क्या भूमि व उसके उत्पादन पर। इसमें भूमि का स्वामी स्वयं कृषि नहीं करता था, मतलब जो भूमि का मालिक था वो कृषि नहीं, बल्कि कृषकों व दासों से कृषि करवाता था तथा उन्हें सेवा के बदले सुरक्षा देता था। मतलब उसकी सेवा के बदले में सुरक्षा देता था। दूसरा, सामंती व्यवस्था पिरामिड आधारित व्यवस्था थी, जिसमें सबसे ऊपर शासक, तत्पश्चात अलर्ट, वेटन व नाइट थे। सबसे निचले दर्जे पर कृषक व दास थे। मतलब जैसे पिरामिड बने रहते हैं ना, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे चलते। तो इस पर आधारित थी। जनसंख्या के स्तर में होने वाले लंबी अवधि में के परिवर्तनों ने किस प्रकार यूरोप की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था व समाज का बदलना अनिवार्य है, क्योंकि जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप भोजन, आवास, रोजगार के अवसर पैदा करना युग विशेष की आवश्यकता होती है। 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक अत्यधिक सर्दी के कारण लोग यूरोप से पलायन कर गए। मतलब 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी अत्यधिक सर्दी, जिसके कारण वन क्षेत्र विस्तृत हुआ तथा कृषि क्षेत्र कम हुआ। 11वीं से 14वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण कृषि का महत्व बढ़ा तथा सामंती समाज व्यवस्था विकसित हुई। 15वीं शताब्दी में जनसंख्या के और अधिक बढ़ने के कारण यूरोपीय अन्य देशों से व्यापार के लिए निकले तथा उन्होंने वाणिज्यवाद
पूंजीवाद, उपनिवेशवाद की नींव रखी। इससे यूरोप के देशों में समानता आई। नाइट एक अलग वर्ग क्यों बने और उनका पतन कब हुआ? मध्यकाल में सेना के लिए एक नए वर्ग का उत्थान हुआ। किस वर्ग का उत्थान हुआ? नए वर्ग का, जिसे नाइट कहा जाता है। नाइट कुलीन से जुड़े थे। उसने अपने विस्तृत भू क्षेत्र को अन्य टुकड़ों में बांट दिया। फिव का आकार प्राय 1000 एकड़ से है, मतलब फिव को दे दिया नाइट ने 1000 एकड़ जमीन से लेकर 2000 एकड़ तक का था। नाइट की स्थिति कैसी थी? नाइट अपने फिव क्षेत्र में उसी तरह रहता था जैसे अभिजात वर्ग मेनर में रहता है। वही अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करता है। सीधे शब्दों में वह छोटा सामंत था एवं उसकी वफादारी अपने लाड के प्रति होती थी। दूसरा, नाइट का समाज में स्थान। नाइट का यूरोपीय समाज में बहुत अधिक सम्मान था। नाइट की गाथाएं, कहानियाँ तथा वीरता की बातें समाज में गाई जाती थी। तीसरा, नाइट की कार्य प्रणाली। नाइट अपना अधिकतर समय अपनी सेना के साथ गुजारते थे। वे अपने सैनिकों को प्रशिक्षण देते थे, बनावटी लड़ाइयाँ, पुतलों से युद्ध तथा युद्ध से बचाव के लिए निरंतर अभ्यास करते रहते थे। नाइट अपनी सेना को हमेशा संगठित व अनुशासित रखने के लिए कार्य करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसको लॉर्ड तभी अच्छा धन देगा जब उसे उसकी सेना पर भरोसा होगा। नाइट अपने क्षेत्र से कर भी एकत्रित करता था। क्या करता था? कर एकत्रित करता था। नाइट सामंती व्यवस्था का हिस्सा था। उसके पतन के साथ ही इसका भी पतन हो गया। वैसे सामंती व्यवस्था तथा नाइट के पतन से जनसंख्या वृद्धि, कृषि तकनीक में बदलाव व नई सैन्य जरूरतों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अब देखो, मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। मठों में रहने वाले व्यक्ति भिक्षु कहलाते थे। इनका जीवन एकांत होता था। ये प्राय समुदाय में रहते थे। स्त्री व पुरुष कोई भी इस प्रकार का जीवन अपना सकता था। प्राय स्त्री व पुरुषों के अलग अलग मठ हुआ करते थे। पुरुष भिक्षु तथा स्त्री भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु आजीवन अविवाहित रहते थे। नंबर 1, मठों की कार्यप्रणाली। मठ के 10 से लेकर सैकड़ों तक सदस्य होते थे। मतलब मठ में कितने होते थे? 10 से लेकर 100 तक। सैकड़ों मतलब 100 तक होते थे। प्रत्येक मठ के साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अध्ययन कार्यशाला, जल चक्की इत्यादि थी। इन मठों ने धर्म के साथ साथ कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इटली का सेंट मेनिसिस मठ तथा बरगेटी में स्थित कलूनी मठ विश्वविख्यात मठ थे। दूसरे, समय के अनुसार बदलाव। भिक्षुओं की जीवन शैली व कार्य प्रणाली हमेशा एक जैसी नहीं रही। 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं का एक नया वर्ग ऐसा हो गया जिसने मठों के जीवन को त्याग दिया। वे घूम घूम कर धर्म का संदेश देते थे तथा दान के माध्यम से जीवन निर्वाह करते थे। सामान्य तौर पर मठ ज्ञान, साहित्य व कला के विकास के केंद्र के रूप में स्थापित रहे। अब देखो भाई, फ्रांस में इसके केसर और रोम दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो फ्रांस के सर्प यानी कृषिदास व रोम के दास समकालीन नहीं है। इस संदर्भ में यह सत्य है कि दोनों समाज का अभिन्न अंग थे तथा सामाजिक संरचना में इनका स्थान सबसे निचले स्तर का था। इसके साथ साथ भी यह स्पष्ट है कि यह वर्ग अपनी व्यवस्था में मुख्य उत्पादक भी होता था।
इन दोनों की तुलना के लिए दोनों को संक्षेप में जानकारी अनिवार्य है। नंबर 1 रोम की दास व्यवस्था और दूसरा है रोम का कृषि दास या सार्क। ठीक है भाई, इनको फिर कल समझाएंगे।